So last lecture we were discussing about taxation on listed securities. सीए इंस्टीट्यूट के पेज नंबर 4.414 पे ये लिखा हुआ है, 441 पे लिखा हुआ है, सेक्शन 112A डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। और कल मैंने आपको बताया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो दिया होगा क्वेश्चन में वो ले लेंगे, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें यहाँ पे माइनस करना है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने का यहाँ पे स्पेशल तरीका इन्होंने निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का और जो प्राइस में राइज हुआ है बिफोर अनाउंसिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना, वो उन्हें यहाँ पे इफेक्ट दे रहे थे। तो उन्होंने कैसे अक्वायर्ड किया हुआ है, फॉर एनी शेयर अक्वायर्ड ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, मतलब बिफोर डिक्लेयरिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन उन्होंने क्या बोला, देखो एक्चुअल कॉस्ट पहले हम लिखेंगे, स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट, और हमने क्या लिखने बोला, एफएमई एज ऑन 31 जनवरी 2018 कंपेयर्ड विद सेलिंग प्राइस। फर्स्ट लेंगे व्हिचएवर इज लोअर, और फिर इन दोनों में क्या लेंगे, व्हिचएवर इज हायर। दिस विल बी योर सीओए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीओए, ठीक है ना, ये सीओए है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको माइनस करना है, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट दे दिया है। So there is no requirement of giving a separate benefit of indexation. The fair market value would have captured all the benefit that is available to one particular assessee. तो अब जरा ध्यान दो क्या होने वाला है यहाँ पे, इसका इफेक्टिव डेट कहाँ पे, अनाउंसमेंट तो फर्स्ट पे हुआ था, लेकिन इफेक्ट में कब से आया, 1 अप्रैल 2018। दिस इज आल्सो अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट, टैक्स रेट अंडर सेक्शन 112A इज इक्वल टू 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख। इसलिए 1 लाख तक ये सेक्शन ही खुद एग्जाम कर रहा है, आपको इसके लिए डेडिकेटेड दूसरे सेक्शन की होने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन एप्लीकेबल ही होता है आफ्टर 1 लाख। तो 1,20,000 होगा तो 1 लाख तक एग्जाम और 20,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, रिबेट अवेलेबल है क्या, नहीं, दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे रिबेट अवेलेबल नहीं है, ओनली दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड बाय इन्वेस्टर इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेरी गुड। टैक्स रेट अंडर सेक्शन 111A is equal to 15% on short term capital gain on which STT has been paid। तो लॉन्ग टर्म का रेट तो 10% है, लेकिन शॉर्ट टर्म का रेट कितना है, 15%। इसका भी लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे अगर आपके पास एक दो लाइन होंगी तो एक हैशटैग प्लीज ऐड कर दो यहाँ पे, सरचार्ज ऑफ 25% and 37% is not applicable. On tax under section 111A and 111A, sorry 112A, ये एक हैशटैग ऐड कर दो, जगह नहीं होगी तो मार्जिन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लिखा, चलो आगे चलता हूं। अब सिनेरियो 1 देखो क्या है, सिनेरियो 1 ये हमने डिस्कस किया, रिवीजन के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने सबने पहले से राइट डाउन करके रखा हुआ है अभी। सिनेरियो 1 क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है यहाँ पे, 250 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने मान लिया 200, माना नहीं, कंप्यूट किया 200 रुपीज। ये कहाँ से आए सिनेरियो, उसका भी क्वेश्चन पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिनेरियो जिन्होंने पिकअप किया ऐसे कि उस पेज नंबर से, मॉड्यूल में से, मॉड्यूल का पेज नंबर क्या होगा, सीए मॉड्यूल, DDI CA मॉड्यूल,
कैपिटल गेन कंट्रोल फाइन 112A ये देखो इस पेज पे उन्होंने सारी बातें डिटेल में लिखी हुई है 4.441 पे सारी बातें उन्होंने डिटेल में लिखी हुई है। इसके नीचे इस सेक्शन के नीचे जब ये सेक्शन अनाउंस हुआ था तो इंडस्ट्री ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मिनिस्ट्री से, उन क्वेश्चंस का आंसर सीबीडीटी ने यहाँ पे दिया हुआ है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे सीबीडीटी करके वर्ड लिखा हुआ है। तो ये सीबीडीटी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए थे इस सेक्शन को लेके, उसमें के ये सिनेरियो में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब ये सिनेरियो ना ही सीएमए इंस्टीट्यूट के है ना ही सीए इंस्टीट्यूट के है। ये जो सिनेरियोस क्रिएट किए गए वो सीबीडीटी ने क्रिएट किए हुए हैं। सीबीडीटी के क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारे सिनेरियोस लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देख सकते हो यहाँ पे, प्लीज प्रोवाइड इलस्ट्रेशंस फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें सिनेरियो 1 क्या था देखो, एज ऑन 1 जनवरी 2017 कॉस्ट कितना था 100 रुपीज का, 100 रुपीज इज एक्चुअल कॉस्ट। इस फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिखाया हुआ है 31 जनवरी 2018 पे 200 रुपीज, एंड इट इज सोल्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 250 रुपीज। यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म होता है। इतना डेटा आपको मिल गया, इतने डेटा के साथ आपको आंसर निकालना है। तो आपने आंसर कैसे निकाला इसका, देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया उन्होंने 250 रुपीज। अब मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में 100 रुपीज। फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 250 रुपीज। सेल प्राइस कितना दिया हुआ है 250, सेल प्राइस कितना दिया हुआ है 250 रुपीज और फेयर मार्केट वैल्यू कितना दिया 200 रुपीज। इन दोनों में का क्या लेंगे, विच एवर इज लोअर, वो कितना फिक्स हो गया 200। इन दोनों में का क्या लेंगे, विच एवर इज हायर, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया 200 रुपीज। और एक लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसको कि देखो भैया मैंने जब अक्वायर्ड किया तो 100 रुपीज पे अक्वायर्ड किया था, ठीक है ना। अक्वायर्ड किया जब 100 रुपीज पे अक्वायर्ड किया था, फिर इसका प्राइस बढ़ बढ़ के कितना हो गया 31 जनवरी 2018 पे कितना हो गया ये 200 रुपीज का। ये तो इसका एफएमई हो गया। इतना तो टैक्स नहीं होने वाला है ना, ठीक है ना। इसके आगे कितने से बढ़ गया ये 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2018 तक ना, 18 दिया कि 19 दिया सेल का डेट, फर्स्ट अप्रैल 2019 करंट ईयर का लिया है। 1 अप्रैल 2019 तक ये कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 250 रुपीज का हो गया। तो यहां से यहां जो गेन हुआ है 100 रुपीज का, इसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि ये गेन बिफोर अनाउंसमेंट हुआ है। और 200 से लेके 50 रुपीज पे जो गेन हुआ है इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज में भी आपको मैंने समझाया। एम आई क्लियर विद सिनेरियो 1? एटलीस्ट यस नो बोलो कुछ तो। ओके चलो आगे चलता हूँ मैं। यस। सिनेरियो 2 की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। सिनेरियो 2 में क्या हो गया देखो, an equity share is purchased for 100 rupees as on 1 January 2017। ये तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया, दिस इज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। इस फेयर मार्केट वैल्यू इज 200 रुपीज एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो ये इन दिन का 1 जनवरी क्योंकि इस दिन के बाद अनाउंसमेंट हुआ था, तो एफएमई 200 दिया हुआ है। इट इज सोल्ड एज ऑन 1 अप्रैल फॉर 150 रुपीज। देखो 150 रुपीज पे सेल किया है। मुझे बताओ, तुमको सेलिंग प्राइस 150 मिला हुआ है, तुम्हारे मन को पूछो तुम्हें लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। एक्चुअल में लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, एक्चुअल में वो सेक्शन गया भाड़ में। एक्चुअल में तुमको गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, बोलो। 100 का शेयर 100 का शेयर 200 का हुआ, तुमने सेल 150 पे किया है, तो गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, एक्चुअल में गेन हुआ है, ठीक है ना। तो वो गेन, लेकिन वो गेन कब हुआ है, वो 150 रुपीज का जो आपको मतलब 50 रुपीज का जो गेन हुआ है वो बिफोर अनाउंसमेंट ही हुआ है, क्योंकि 200 रुपए तक का शेयर टच करके आया था। तो इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो हमने उसको कैसे लिखा है देखो, नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसको कंप्यूट करके दिखाना पड़ेगा हमें। तो हमने लिया सेल कंसिडरेशन कितना 150 रुपीज, ओके सर। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, एक्चुअल कॉस्ट कितना था 100 रुपीज। एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किसके साथ करना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018।
₹200 सेलिंग प्राइस जो करंट दिया हुआ है 150, इन दोनों में का लेते हैं पहले हम, विचर इज लो 150 आ गया, और 150 और 100 का विचर इज हायर, विचर इज हायर लिया तो ये कितना हो गया ₹150 हो गया। या ₹150 यहाँ से माइनस होगा तो मेरा जो टैक्सेबल गेन आ रहा है वो नील आ रहा है, इस सेक्शन की वजह से नील आ रहा है। इस सेक्शन की वजह से क्यों नहीं ला रहा है? अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज में खाली अगर हम इस 200 को और 100 को हम कंपेयर करके अगर हायर बोल देते तो ये 200 आता, और ये 200 अगर आता तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ₹50 का लॉस दिखता, जबकि आपको लॉस हुआ ही नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि पहले फेयर मार्केट वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो, ठीक है ना। अ सेलिंग प्राइस शुड नॉट एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसा कुछ लैंग्वेज इसका, सेलिंग प्राइस शुड नॉट एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। वाइल कंप्यूटिंग एक्चुअल कॉस्ट, ऐसा कुछ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं वो चार्ट बना के दिखा देता हूँ। पहले मैंने जब परचेस किया एक्चुअल कॉस्ट कितना था ₹100, ये गेन हो कि कहां तक चला गया ₹200 का हो गया, ये फेयर मार्केट वैल्यू बन गया ₹200। कौन से दिन पे ये हुआ था? 31 जनवरी 18। और जब सेल हुआ तो प्राइस फॉल होके सेल हुआ है, ठीक है ना, सेल हुआ है तो प्राइस फॉल होके सेल हुआ है। कितने पे सेल हुआ ये? सेलिंग प्राइस आपका आ गया 150 ये आया हुआ है 1 अप्रैल 2019 पे। तो यहां से यहाँ जो गेन होता है वो टैक्स होता ही नहीं है ना। और देखो एक्चुअल कॉस्ट के नीचे तो आके आपने सेल नहीं किया ना, अभी जो सेल किया है वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही सेल किया है। तो ये जो गेन हुआ है, ये गेन तो आपका इस सेक्शन के आने से पहले ही हुआ है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगना चाहिए था, ठीक है ना। ये बात क्लियर है? सिनेरियो 2 क्लियर है? ये जो गेन कमाया आपने, ये गेन जो है ₹50 का, ₹100 का, जो भी गेन है आपका, ये गेन तो सेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हुआ था, इसके ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. Okay, this is the second or third time I am explaining this, क्योंकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसमें टाइम डाल रहा हूँ, और प्रैक्टिकल है क्योंकि ये शेयर मार्केट को एप्लीकेबल हो रहा है। आगे चलता हूँ, सिनेरियो 3 पे चलता हूँ, और इसके क्वेश्चन बहुत ही कम है मार्केट में आज के तारीख में, ठीक है ना। आपके मॉड्यूल में भी पता नहीं है कि नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है इस सारी चीजों के, इसलिए सीबीडीटी के एग्जांपल हमें पिकअप करने पड़ रहे हैं। An equity share is acquired as on 1st January 2017 for ₹100। चलो ले लिया हमने, एक्चुअल कॉस्ट ले लिया ये। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू वाज ₹50, फेयर मार्केट वैल्यू कम हो गई थी, ठीक है चलेगा। एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹150। मुझे आप बताओ आपको गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? आप मन को पहले पूछो, आपको रियल में गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? रियल में, Gain. रियल में गेन हुआ है, बरोबर ना। अच्छा, ये जो गेन है आप इस फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके मुझे बताओ, ये बिफोर 31 जनवरी हुआ है कि आफ्टर 31 जनवरी हुआ है? बिफोर हुआ है या आफ्टर हुआ है? बोलो ना। आफ्टर आफ्टर हुआ है, और तभी तो सेक्शन अनाउंस हो गया था। तो ये जो गेन हुआ है वो टैक्सेबल हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी मतलब नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात तो समझ रहे हो क्या? जो गेन आफ्टर 31 जनवरी होता है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। तो जरा देखो इसको कैसे कंप्यूट करके दिखाएंगे। से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने यहाँ पे ले लिया ₹150 का, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 कैसे आया उसका वर्किंग नोट बना होगा। वर्किंग नोट में क्या लिखा हमने? ₹100 का एक्चुअल कॉस्ट, और हमने क्या लिखा यहाँ पे? कंपेरिजन किससे करते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 ₹50 कंपेयर विद सेल प्राइस ₹150, विच एवर इज लो, विच इज लो में ₹50 आउटर कॉलम में आया, ₹50 कंपेयर्ड विद ₹100 विच एवर इज हायर, ठीक है ना। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया ₹100 का, और इसलिए मेरा गेन आया ₹50 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? ₹50 का। अब ये लैंग्वेज में देखो, चार्ट के लैंग्वेज में देखो, जब मैंने एक्चुअल कॉस्ट को अक्वायर्ड किया, यहाँ पे जब अक्वायर्ड किया तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ₹100 था। फिर क्या हुआ, इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। जब मैंने अक्वायर किया तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट था ₹100 का। फिर मार्केट नीचे गिर गया नीचे मार्केट, ठीक है ना। मार्केट नीचे गिर गया, कितने पे गिर गया? ये फेयर मार्केट वैल्यू पे ₹50 पे आया। ये कब वो आया ऐसा वैल्यू इसका? ये 31 जनवरी 2018। और यहां से मार्केट ने फिर गेन किया, ठीक है, यहां से मार्केट ने फिर गेन किया। कितने का गेन किया? सेलिंग प्राइस तक आते आते मुझे ये गेन कितने का हो गया?
50 रुपीज का हो गया एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ये जो भैया मुझे गेन हुआ है, मैं गेन 50 से 150 का थोड़ी ना क्या काउंट करूंगा। 50 तो वैसे ही नोशनल कंपैरिजन के लिए लिया गया है। जब आप मेरा गेन कंप्यूट करते हो तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर विद सेलिंग प्राइस होना चाहिए ना। यहां से लेके मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो गेन हुआ है मुझे, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो मुझे गेन हुआ है, इस लाइन के ऊपर का जो गेन है, इस लाइन के ऊपर का जो गेन है वही टैक्सेबल होना चाहिए। इस लाइन के नीचे का तो मार्केट तो खाली नीचे जाके ऊपर आया है, उसका मुझे क्या करना है। अब मैंने शेयर होल्ड किया 100 रुपीज का, फिर वो 20 रुपए का हुआ, और फिर जब आया 130 पे, मैंने 130 पे बेचा। अरे भैया 130 माइनस 100 करोगे ना, शेयर कितनी बार ऊपर नीचे नाचा, उससे मेरा क्या लेना देना। आई होप आप लोगों को समझ में आया। सिनेरियो 3 समझ में आया क्या? सर पर सेलिंग प्राइस शुड नॉट एक्सीड एफएमवी ना, सेलिंग प्राइस, शुड अरे नॉट एक्सीड अरे बाबा वो एफएम। तो कहाँ एक्सीड हो रहा है, देखना कहाँ एक्सीड हो रहा है, बता। एक्चुअल कॉस्ट, ये जो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के टाइम पे जो बाहर वैल्यू आ रहा है एक्चुअल कॉस्ट का, वो कहाँ एक्सीड हो रहा है। इन दोनों में का एक्सीड नहीं होना चाहिए। 50 रुपीज कंपेयर विद 150 रुपीज, ये पे नीचे, यहाँ पे तो बाहर 50 रुपीज ही आया है ना। समझ रहे मैंने क्या बोला। एक्चुअल में तो फेयर मार्केट, अरे बाबा एक्चुअल में तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी नीचे होगी, उसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा था। ये जो नंबर जो होते हैं ना, जो कंपेयर होते हैं, ये 50 और 150, इसमें का हम मैच्योरिटी लोअर इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको बेनिफिट यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन के लिए मैंने वो सेंटेंस बोला था, कहाँ पे गया ये, ठीक है ना। सेकेंड सिचुएशन में दिख रहा है आपको, यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपीज है, सेल प्राइस 150 रुपीज है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था, अगर फेयर मार्केट वैल्यू मेरे सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू मेरी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो मेरी कॉस्ट जो है वो उतनी ज्यादा नहीं में होनी चाहिए, इन दोनों में का विचलित होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ मेरी एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, एक्चुअल कॉस्ट इन दोनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में का जो विचलित लोअर है ना, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैंने ले ली सेलिंग प्राइस से, अगर मैंने एक्चुअल कॉस्ट अगर ज्यादा ली, बिकॉज मेरा फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर है, तो मेरा जो गेन हुआ है, रियल में मुझे गेन हुआ है। रियल में गेन कैसे, रियल में तो 100 रुपए का ही शेयर था, सेल मैंने कितने पे किया, वो सेल मैंने 200 पे किया हुआ है, मेरे मन में खुशी है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे अगर आपने अगर ऐसे नहीं किया, ये विचलित लोअर नहीं लगाया, तो मुझे लॉस दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 200 रुपया ले लोगे। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे सेलिंग प्राइस को क्यों कंपेयर किया गया है। आप इमेजिन करो ना कि इसको अगर आप कंपेयर नहीं करते, सिंपल जैसे हम लोग 1/4/2001 वाले सिचुएशन के लिए करते हैं, वो एक्चुअल कॉस्ट है फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर, 1/4/2001 वाली सिचुएशन को वही किया जाता है ना, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर। तो यहाँ पे 200 रुपया आता है, जबकि यहाँ पे 200 नहीं आना चाहिए। 200 रुपए से ये लॉस आ जाएगा, ये यहाँ पे लॉस हुआ ही नहीं है, मुझे तो गेन हुआ है यहाँ पे। ये सिचुएशन के लिए मैंने बोला, वो सिनेरियो 2 के लिए स्पेसिफिक बोला मैंने। ओके हाँ चलो आगे चलो, ये सिनेरियो 3 समझ में आया, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे देखो ना, मेरा जो रियल गेन है वही टैक्स हुआ है सिनेरियो 3 में। यस सर। 100 रुपीज का शेयर मैंने 150 में बेचा है, तो मेरा टैक्स कितने पे लगेगा, 50 रुपीज पे, एकदम सिंपल। 100 का शेयर मैंने 150 पे बेचा, बीच में प्राइस कितने का हो गया उससे लेना देना नहीं होता। अब सिनेरियो 4 पे मुझे जाने दो। सिनेरियो 4 क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है थोड़ा, सारे तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, 4 ही सिनेरियो पॉसिबल है बाय द वे। मैंने एक्चुअल में शेयर परचेस किया 100 रुपीज का, फिर उसका मार्केट वैल्यू 200 रुपए का हो गया, और जब मैं सेल करने गया, आई फाइनली सोल्ड इट फॉर 50 रुपीज। मुझे पहले तो तुम ये बताओ, मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। लॉस। कितने का लॉस, क्या आप फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके लॉस निकालते हो, कि आप एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके लॉस निकालते हो। कितने रुपीज का लॉस हुआ? एक्चुअल कॉस्ट 50 रुपीज। 50 रुपीज का ना। तो यही तो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, अब वो फॉर्मूलाज के हिसाब से अपना राइट आना चाहिए ना। ये तो लॉजिकली आपने बता दिया, सर 50 रुपए में सेल किया था और 100 रुपए में खरीदा था, तो 50 रुपीज का लॉस आया। और ये जो लॉस है ना, ये है अवेलेबल टू सेट ऑफ, अवेलेबल फॉर सेट ऑफ।
अभी इसका सेट ऑफ मिलता है, अभी इस लॉस का सेट ऑफ मिलता है, पहले नहीं मिलता था, अभी मिलता है। दिस लॉस इज अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, ऐसे लिख के रखो वहां पे। कैसे निकालते हैं हम? पहले एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं 100 रुपीज, उसको कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st जनवरी 2018, ये छोटू ए, कंपेयर विद सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर में कितना आ गया 50, और इसके साथ कंपेयर करते हैं विच एवर इज हायर, बरोबर ना? तो 100 रुपए का कॉस्ट हो गया। अब क्या हुआ था, मेरा एक्चुअल कॉस्ट था 100 रुपीज, मेरा एक्चुअल कॉस्ट था 100 रुपीज, फिर इसका फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर चला गया, ये बन गया 200 रुपीज फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन जब सेल करने गया तो ये नीचे आया था, सेलिंग प्राइस मैंने नीचे पे किया हुआ है 50 रुपीज पे, तो यहां से लेके यहाँ पे जो लॉस हुआ है 50 रुपए का, उसका मुझे सेट ऑफ मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल लॉस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या क्या बोला, सारे सिनेरियोज के साथ। यस। ओके, तो आगे चलता हूं। तो अभी आपने क्या किया है, कुछ कुछ सिचुएशन में इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होते, वैसे सिचुएशन का मैंने यहाँ पे समरी बना दिया है, ठीक है ना? समरी में मैंने आपको पहले बता दिया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के ऊपर हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। डेप्रिशिएबल असेट जो सेक्शन 50 में कंप्यूट होता है डब्ल्यू ब्लॉक मेथड में, उसको में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। स्लम सेल हमने किया था सेक्शन 50 बी में, वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे हम नेटवर्थ माइनस करते हैं। सेक्शन 112 ए अभी हमने देखा, उस पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि स्पेशल रेट पे टैक्स किया और कंप्यूटेशन का मेथड उन्होंने अलग से किया हुआ है। और एक आपको बात बतानी मेरी रह गई थी कि बॉन्ड एंड डिबेंचर्स के ऊपर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड होने दो, कोई भी डिबेंचर होने दो, कोई भी बॉन्ड होने दो, कोई भी डिबेंचर होने दो, कोई भी बॉन्ड होने दो, कोई भी डिबेंचर होने दो, उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बॉन्ड इशू करती है जिसका नाम ही होता है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। अरे भैया, जिसके नाम में ही इंडेक्स लिखा हुआ है उसको तो इंडेक्सेशन बेनिफिट देंगे ही ना। ये एक्सेप्शन है, कैपिटल गेन इज अ चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन। मैंने बोला लॉ ये है कि किसी भी बॉन्ड या किसी भी डिबेंचर को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड को मिलता है। क्या आपको इतना समझ में आया? और ये आरबीआई का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। तो ऐसे दो ही बॉन्ड है दुनिया में, ऐसे दो ही बॉन्ड है इस दुनिया में जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। बाकी पूरी दुनिया में जितने भी डिबेंचर्स है, जितने भी बॉन्ड्स है, भले वो लॉन्ग टर्म हो जाए, शॉर्ट टर्म होगा तो वैसे भी नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म हो जाए उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या मैं आगे चलूं? चलो आगे चलने दो। पॉइंट नंबर 16 है मेरा कॉन्सेप्ट, क्या है? टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो टैक्स रेट क्या क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले से बताते आया हूं। शॉर्ट टर्म जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो स्लैब रेट पे या नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स होता है, ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स होता है, इसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इंडिया की, ज्वेलरी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिल्डिंग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लैंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उनका जो टैक्स का रेट है वो है 20%, और ये स्पेशल रेट है, अंडर सेक्शन 112 में लगता है, ठीक है ना? टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है शेयर मार्केट का, वो मिल लगता है 111A में। ये स्पेशल है, ये क्योंकि स्पेशल है, एसटीटी पेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, इसलिए कंसेशनल रेट दिया हुआ है 15% का। क्या ये बात याद रखी आपने? कंसेशनल क्यों है, 15 क्यों है? क्योंकि मैंने क्या भरा है इसके ऊपर, एसटीटी पर एसटीटी भरा है, इसलिए ये हमारे कंसेशनल दिया जा रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का 10% भी टैक्स होता है। 10%? सर नॉर्मली तो देश में 20% का रेट है, इसको क्यों 10% पे किया आपने? वो भी एक्सीडिंग 1 लाख। एक्सीडिंग 1 लाख कहाँ गया? एक्सीडिंग लिखा है बच्चे ने, 1 लाख लिखना भूल गया। एक्सीडिंग 1 लाख, 10% एक्सीडिंग 1 लाख, और उसके ऊपर यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। ये लॉन्ग टर्म होता है और एसटीटी पेड होता है, ऐसा मैंने ब्रैकेट में लिखा है कुछ बातें, अभी तो पढ़ी आपने, इसको ही मैंने समरी में लिखी है फिर से। क्या मुझे आप बता सकते हो, देश में नॉर्मली तो 20% का टैक्स का रेट चलता है लॉन्ग टर्म के ऊपर, शेयर मार्केट को ही ऐसा क्यों बेनिफिट दिया उन्होंने? एसटीटी पेड है। एसटीटी पेड है। कितने स्मार्ट बन गए हो तुम लोग, वेरी गुड। अब मेरी बात समझो, ये एसटीटी तभी पे हो सकता है जब आपने सेल किया है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई एनएसई जगह पे अपने का सेल किया होगा, तो उसी जगह पे आपको ये बेनिफिट मिलता है।
ठीक है ना, एसटीटी पे होता है और उसका रेट कम हो जाता है। कभी कभी हम म्यूचुअली एक दूसरे को हम क्या करते हैं, शेयर सेल करते हैं, एक दूसरे को शेयर सेल करते हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को, तो मार्केट में जाके क्यों बेचूं, मैं आपको डायरेक्टली सामने सामने बेच सकता हूं। देयर आर सिचुएशन कंपनी का वगैरह, एक कंपनी अपने शेयर दूसरे कंपनी को सेल करती है, अपने शेयर मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। जब सामने सामने शेयर सेल होते हैं तो एसटीटी पे नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन रूट नहीं हुआ था। ऐसी केस में कैपिटल गेन निकलता है 112 में, सिंपल सेक्शन में निकलता है, स्पेशल सेक्शन में नहीं निकलता, ठीक है ना। सर यहाँ पे एसटीटी नॉट पेड है, शेयर तो लिस्टेड है, शेयर्स लिस्टेड है, लेकिन एसटीटी नॉट पेड है, क्योंकि ये जो सेल हुआ है वो आउटसाइड मार्केट हुआ है। ये कैसे हुआ है, टाटा टाटा आउटसाइड शेयर मार्केट। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो लोग यूज करते हैं प्राइवेटली, शेयर्स वेर सोल्ड प्राइवेटली, आउटसाइड शेयर मार्केट या शेयर्स वेर सोल्ड प्राइवेटली, ऐसा एग्जाम में आएगा, तभी ये आपको एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं, सॉरी इसका एसटीटी का बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एसटीटी चार्ज नहीं हुआ, तो उसका जो बेनिफिशियल रेट है 10% वो भी नहीं मिलेगा। तो एसएससी ने बोला मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा ना, क्योंकि अभी तो नॉर्मल सेक्शन में कंप्यूट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ हाँ वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लो, लेकिन समझो 112 का रेट कितना है, 20%। ये तो ऊपर भी लिखा था मैंने, दिख रहा है आपको यहाँ पे। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम करते हैं तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है क्या, जल्दी बोलो। हाँ, हाँ, क्या हम लोग नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, डू वी टेक इंडेक्सेशन का बेनिफिट, नॉर्मल लैंड ज्वेलरी। बाबा 111 की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, डू वी गेट इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉर्मली, यस और नो। सिंपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप जब कंप्यूट करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है क्या, सेक्शन हाँ 112 के अंडर ना। हाँ 112 इज द नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाबा, ये नॉर्मल वाला है, मिलता है सर उधर। उधर ही तो मिलता है, और मिलेगा जिधर नहीं मिलता, मिलेगा वही तो एक सेक्शन है जो देता है आपको बेनिफिट यार। तो यहाँ मिलता है 112 में आपको नॉर्मली जो मिलता है वहां पे टैक्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन टैक्स रेट 20% हो जाता है। वहीं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया तो आपको 20% पे टैक्स भरना पड़ेगा। और फिर हमने एसएससी को एक चॉइस दी, सुनो, अगर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट ड्रॉप किया तो आपको 10% पे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। अब मुझे एक बात बताओ, सिचुएशन 5 पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आया तो क्या करोगे आप, इंडेक्सेशन लोगे या नहीं लोगे, बताओ जल्दी। Will you take indexation or you will not take indexation? लेंगे लेंगे। लेंगे। मतलब आप रेट क्या लोगे फिर, 20%। 20%। हाँ, तो यहाँ पे ही गलती होती है। जब इसका क्वेश्चन आता है सिचुएशन 10% लेंगे, इधर लिखा है। सुनो ना, जब इसका क्वेश्चन आता है ना तो आपको दोनों कंप्यूट करना होता है, सिचुएशन 1 भी कंप्यूट करना होता है विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लेकिन टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 10%, और सिचुएशन 2 भी कंप्यूट करना होता है विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट बट टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 20%। आप समझ रहे हो ना, अगर इंडेक्सेशन छोड़ा तो टैक्स रेट 10% हो जाता है, इंडेक्सेशन ले लिया तो टैक्स का रेट 20% हो जाता है। तो हमें दोनों सिचुएशन कंप्यूट करने होते हैं। मुझे बताओ कौन सा फाइनल सिचुएशन आप कंक्लूजन में लिखोगे, एसएससी को क्या फॉलो करना चाहिए, दोनों में का कौन सा सिचुएशन फॉलो करना चाहिए फाइनली, जिसमें टैक्स कम होगा वो। बिल्कुल, तो जिसमें टैक्स कम होगा वो कंप्यूट फाइनल हम करेंगे, लेस टैक्स वाली सिचुएशन को। इज इक्वल टू कंक्लूजन, लेस टैक्स सिचुएशन इज इक्वल टू कंक्लूजन। आपके कंक्लूजन में आप लिखोगे, क्योंकि विथ इन ऐसा, और गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं बोला कि साल भर में अगर आपने एक ट्रांजैक्शन पे पहले वाले मेथड से कंप्यूट किया तो साल भर में सारे कैपिटल गेन पहले वाले मेथड से निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। हर ट्रांजैक्शन आप 2 बार कंप्यूट करके देख सकते हो साल भर में, जो आपको बेनिफिट रहेगा वो आप ले लो, बेनिफिशियल प्रोविजन है। चलो आगे चलता हूं मैं, मेरे पास 1.5 मिनट ही बचा है, मुझे 1.5 मिनट में और भी बहुत सारी बातें करनी है। नो बेनिफिट ऑफ चैप्टर 6 ए डिडक्शन अगेंस्ट स्पेशल इनकम 111A 112 और 112A। मुझे बताओ, मैं आपको कुछ और ही पूछता हूँ, ठीक है ना। आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी, अभी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी
और 1 लाख रुपए की लॉटरी टैक्सेबल है कि नहीं? आपका देश में और कोई इनकम नहीं है, 1 लाख रुपए की लॉटरी का 1 लाख रुपए की लॉटरी टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, मुझे पहले बताओ। यू वन लॉटरी ऑफ 1 लाख रुपीज, इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। आपका कोई इनकम नहीं है इसके अलावा, यू डोंट हैव एनी अदर इनकम। आई थिंक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ओनली 1 लाख इनकम है ना उसका, बाकी कुछ 2.5 तक अपन को एग्जाम है ना। अबे साले, लेकिन लॉटरी है ना, लॉटरी स्पेशल इनकम है कि नॉर्मल इनकम है? एग्जामिशन किसको मिलता है मुझे बता। सर टैक्स लगेगा। मारा मारी कर लो, हम लगेगा मिलेंगे टैक्स। जब ये वीडियो प्रोसेस हो जाएगा 10 मिनट के बाद। टैक्स। हाँ लगेगा, मेरी भी बात लगता है, क्योंकि बाकी लोग जो लोग नहीं बोल रहे उनको समझाओ, मैं क्या करूं। आप ही पढ़ाओ फिर। हाँ तो ये भी खत्म होने आया है ना, लेस देन 1 मिनट, कभी भी लॉग आउट हो जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद रिस्टार्ट होगा 10 मिनट के बाद।